तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीएस सुधा का बुक पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग का फिजिक्स का लास्ट क्लास होने वाला है। आई थिंक 20 से 25 मिनट का बने या आपका 30 भी हो सकता है। आज थोड़ी तबीयत ख़राब रही लेकिन मैंने सोच रखा था कि कंप्लीट करना है, तो बस आज कंप्लीट कर ही देते हैं। तो आज मैंने सुबह एक आपको वीडियो दी, मतलब 12 बजे के बाद ही दिया था। उसके बाद से 4 बजे की वीडियो दी और अभी ये लास्ट वीडियो आपको दे रहा हूँ। और आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रकाशिकी। प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश का कण सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस ने दिया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश की द्वैत प्राकृतिक होती है तथा यह तरंग और कणों दोनों से बना होता है। रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश के वेग की गणना की थी। किसने? रोमर ने किया था। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश का वेग माध्यम में अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिसे माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होता है। देखिए, द्रव्यमान और माध्यम। अपवर्तनांक वायु में होता है 1.0003%, बर्फ में होता है 1.31%, जल में होता है 1.33%, एल्कोहल में होता है 1.76% और कैरोसिन में होता है 1.44%, बेंजीन में होता है 1.50% और क्राउन में कांच में होता है 1.52%, रूबी में होता है 1.71%, रूबी में होता है 1.71%, नीलम में होता है 1.77% और हीरा में होता है 1.42%, 1.42%, सॉरी 2.42%, माफ कीजिएगा, 2.42%। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं और चंद्रमा की पृथ्वी तक आने में समय लगभग 1 मिनट 3 सेकंड लगते हैं। 1 मिनट 3 सेकंड लगते हैं। जो वस्तु स्वयं प्रकाश का अवसर्जन करती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, जैसे कि सूर्य, बल्ब, लैंप इत्यादि। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तारपीन के तेल में होती है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में होती है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। हीरा में होती है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। जो वस्तु स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती वो अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है, जैसे कि मेज, कुर्सी, गाड़ी, कपड़े इत्यादि। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को दिखाई देता है, अर्थात जो विकिरण हमारी आंखों पर संवेदित करती है वही प्रकाश कहलाती है। वही प्रकाश कहलाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे वस्तु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है लेकिन आवृत्ति प्रकाश की नहीं बदलती। प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः इसकी नियत आवृत्ति n और तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है और यह प्रकाश की गति v बराबर n लैम्डा होता है। लाल रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक एवं बैंगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक और बैंगनी रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। प्रकाश का परिवर्तन। चिकनी पृष्ठ या सतह से प्रकाश के लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। आपतित किरण ऐसे आया और यहाँ से क्या हुआ, इस पर टकरा के परावर्तित हो गया और ये अभिलंब हो गया। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण और आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। यदि किसी दर्पण में परावर्तक सतह समतल हो तो दर्पण प्लेन मिरर कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। हरे, नीले, लाल, हरे और नीले रंग को प्रकाश के मिश्रण से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग या मूल रंग होते हैं। उन दो रंगों को जिनके मिश्रण से श्वेत रंग प्राप्त होता है उन्हें पूरक रंग कहते हैं, जैसे नीला, पीला रंग, हरा, मेजेंटा रंग, लाल और श्याम रंग। प्रकाश की तरंग एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से गति से निर्वात करती है। नेक्स्ट है
प्रकाश तरंगों का किसी विवर्तक द्वारा के अवरोधक के किनारों से मुड़ने या विवर्तक की ज्यामितीय छाया क्षेत्र में प्रवेश कर जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति को स्पष्ट करती है। चलचित्र आदि में रंगों का आभास हमें विवर्तक के कारण होता है। चलचित्र आदि में रंगों का आभास हमें विवर्तक के कारण होता है, विवर्तन के कारण ही होता है। ध्वनि तरंगों का तरंगदैर्घ्य प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। प्रकाश का परावर्तक, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इस घटना के प्रकाश को अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे चित्र हुआ है, आपने किरण दिया, अभिलंब दिया है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुड़ेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। एक मिनट, यहां से आपतित किरण से प्रकाश आ रही है और ये आती हुई अगर यहाँ जाएगी तो इसको ऐसे जाना होगा, लेकिन अगर सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब से थोड़ा भाग जाएगी दूर, तो अपवर्तन किरण हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन है। सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद कुछ पल सूर्याय दिखा देना प्रकाश का अपवर्तन है। द्रव में अंश डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। पानी से भरे किसी बर्तन को तली में पड़े हुए सिक्के का ऊपर उठना दिखाई पड़ना। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। ये सब क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। सघन माध्यम में आपतित किरणों के उसी माध्यम में परिवर्तित होने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक शर्तें होती हैं। पहला शर्त होता है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करे, पहला शर्त ये होता है। दूसरा शर्त होता है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण, पानी के भीतर में रखी परख नली का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच में पड़ी दरार का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का अधिक चमत्कार दिखाई देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मिर्चा का कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश के विक्षेपण का उदाहरण होता है इंद्रधनुष। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। एक ऐसी सतह जो प्रकाश के परिवर्तित करती है और उसे छवि बनाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब छोटा और सीधा आभासी और दर्पण के पीछे बनता है। उत्तल दर्पण के प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के पार्श्व स्लाइड में किया जाता है, जिसके चालक अपने पीछे आने वाली वाहनों को देख सकें और अपना वाहन सुरक्षित रूप से चला सकें। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पीछे की वस्तु देखने के लिए। उत्तल दर्पण वाहन के लिए इसलिए अधिक उपयोगी क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब सीधे इफेक्ट होते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों किनारे लगे परावर्तक लैंप, जैसे नियॉन लैंप बोलते हैं, में भी किया जाता है, चूंकि यह उत्तल दर्पण का दृष्टि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, अतः प्रकाश के अधिक से अधिक क्षेत्र में फैल जाता है नियॉन लैंप में। अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति बदलकर विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, यहां से देखते हैं, देखिए वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार और वस्तु की प्रकृति। अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी, फोकस बिंदु पर बनेगी, और वस्तु का तुलना प्रतिबिंब के आकार में बहुत छोटा बन जाएगा और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी उल्टा या वास्तविक होगा। वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में अगर वस्तु की स्थिति रखा जाए तो फोकस तब वक्रता केंद्र के बीच में बनता, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति, और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार होगा छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति होगी उल्टा और वास्तविक। अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी और वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का समान आकार का रहेगा वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो, और प्रतिबिंब की प्रकृति बनेगी उल्टा और वास्तविक। अगर फोकस और केंद्र के बीच में रखा जाए तो वक्रता केंद्र पर बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की तुलना में वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार होगा बड़ा। क्या होगा? बड़ा। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी उल्टा और वास्तविक। अगर फोकस पर रखते हैं
तो वस्तु बनेगी अनंत पर, और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक बड़ा हो जाएगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी उल्टा और वास्तविक होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। अगर फोकस पर रखें, अगर फोकस दर्पण पर रखा जाए वस्तु की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी दर्पण के पीछे, और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी, आकार बनेगा बड़ा और अवार्धिक बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी सीधा और आभासी, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी सीधा और आभासी। अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग टार्च, अवतल दर्पण का प्रयोग टार्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। चिकित्सक द्वारा आंख, कान, नाक, गला आदि की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों को अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों को अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों को अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दिखने के लिए दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चेहरे को बड़ा दिखाने या प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब, समतल दर्पण का प्रतिबिंब, समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है, या आकार में वस्तु के बराबर अथवा आभासी होते हैं। समतल दर्पण के में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के लंबवत किसी चाल से दर्पण की ओर समीप आ जाता है या दूर जाता है, तो उसकी प्रतिबिंब दुगनी चाल के पास या दूर जाता हुआ प्रतीत होगा। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु अनंत बनती है। यदि समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हो तो उनके बीच रखी वस्तु को प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटे थीटा -1 होगा, सूत्र से ज्ञात करते हैं। लेंस देखिए, लेंस दो गोलीय लेंसों में घिरे हुए किसी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। समांतर लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कॉन्क्लेव लेंस बोलते हैं, और अवतल लेंस अपसारी लेंस से कॉनकेव लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। देखिए, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति, हालांकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी लेंस की दूसरी और फोकस दूरी पर f2 पर बनेगी, और प्रतिबिंब का आकार उल्टा और वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब की प्राकृतिक होगी बहुत छोटा अगर अनंत पर रखा जाए। अगर 2f1 दूरी पर रखा गया तो स्थिति बनेगी f2 और 2f2 की दूरी के बीच में बनेगी, और प्रतिबिंब का आकार होगा उल्टा और वास्तविक, और प्रतिबिंब की प्राकृतिक होगी छोटा। अगर 2f1 पर दूरी बनेगी तो लेंस की दूसरी और 2f2 पर, और प्रतिबिंब का आकार बनेगा उल्टा और वास्तविक, और प्रतिबिंब की प्रकृति होगी समानता आकार का, समान आकार का। 2f दूरी पर रखेंगे। अगर 2f1 पर और f1 के बीच रखा जाए तो लेंस की दूरी f2 दूरी से दूर बनेगी, और आकार बनेगा वस्तु क्या बोलते हैं, उल्टा और वास्तविक, माफ कीजिएगा, उल्टा और वास्तविक, और इसका आकार होगा बहुत बड़ा। अगर प्रथम फोकस पर रखा जाए तो लेंस और दूसरी और अनंत दूरी पर फोकस बनेगी, स्थिति बनेगी, और इसका आकार होगा उल्टा या वास्तविक, और ये बहुत बड़ा बनेगा। f1 तथा प्राथमिक प्रकाशिक प्रकाशिक केंद्र के बीच अगर रखा जाए तो स्थिति बनेगी वस्तु की ओर, और ये बनेगा सीधा और आभासी और बहुत बड़ा आवर्धनिक बनेगा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब f2 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होता है। लेंस की फोकस दूरी सूत्र f1 बराबर AF बराबर 1v माइनस 1u से ज्ञात किया जाता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1f। यदि फोकस दूरी मीटर में है तो ज्ञात करते हैं। लेंस की क्षमता SI मात्रक डायोप्टर से मापते हैं। लेंस की क्षमता ऋणात्मक तथा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अभी हमने पढ़ लिया। लेंस की आवर्त क्षमता सूत्र होता है M बराबर I/A बराबर V/U से ज्ञात करते हैं। यदि आवर्त क्षमता धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। यदि आवर्त क्षमता धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनता है। एक गोलीय दर्पण में ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी कहलाती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में यहां से देखेंगे हम लोग। एक मिनट रुक जाइए।
फोन स्विच ऑफ होने वाला था, 1% बचा हुआ था भाई। प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कांच से प्रिज्म में गिरता है तो प्रिज्म से निकलने के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यही घटना प्रकाश का वर्ड विक्षेपण कहलाती है। इन रंगों के क्रम को वर्ण क्रम कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे को दिख नहीं रहा होगा। इसमें है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है, जिन रंगों को हम लोग क्रम में विबग्योर कहते हैं। लाल रंग में उच्च तरंगदैर्घ्य होने के कारण सबसे कम मुड़ता है, जबकि बैंगनी रंग में निम्न तरंगदैर्घ्य होने के कारण सबसे अधिक मुड़ता है। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम किंतु इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कांच में लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक किंतु इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है और रंगों की चाल भी अलग अलग होती है। इसी कारण प्रकाश में विभिन्न अवयवी रंगों के भिन्न भिन्न कोणों से विक्षेपित होते हैं। बैगनी रंग तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। इसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंगोटो और वॉलेट होता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो पारस होती है 0.4 से 0.7 थीटा एम तक होती है। इन धनुष देखिए रेनबो। इन धनुष परावर्तक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन द्वारा वर्ड विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष बनाने का मुख्य कारण जल की बूंदों से प्रकाश का अपवर्तनांक होने के कारण होने वाला वर्ड विक्षेपण होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग बाहर की ओर तथा लाल रंग अंदर की ओर होता है। वस्तुओं के रंग देखिए। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होता है। द्वितीय रंग दो प्राथमिक रंगों के मेल से द्वितीय रंग बनता है, जिसमें लाल होता है। लाल और नीला से मेजेंटा बनता है और हरा और नीला से सियोन, जिसे पिकॉक नीला बोलते हैं, और लाल और हरा से पीला बनता है। ये द्वितीय रंग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, रेलवे में आ चुका है एग्जाम, मतलब क्वेश्चन। जिन दो रंगों को मिलने से श्वेत रंग प्राप्त होता है उन्हें पूरक रंग कहते हैं। जैसे कि हरा और मेजेंटा को मिलाएंगे तो सफेद बन जाएगा, नीला और पीला को मिलाएंगे तो सफेद बन जाएगा, हरा और लाल को मिलाएंगे, हरा नीला और लाल को मिलाएंगे तो सफेद बन जाएगा। देखिए सफेद, अगर लाल पीला को मिलाएंगे तो सफेद हो जाएगा, हरा और लाल और मेजेंटा को मिलाएंगे तो सफेद हो जाएगा, और मेजेंटा और नीला को मिलाएंगे तो सफेद हो जाएगा, और पीला और हरा को मिलाएंगे तो सफेद हो जाएगा। तो हरा, पिकॉक नीला और नीला को मिलाएंगे तो भी सफेद हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलीविजन। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। सिर्फ 3 रंगों का उपयोग किया जाता है, हरा, लाल और क्या, पीला। नीला है भाई, पीला नहीं। मानव नेत्र यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन आगे हम देखते हैं। टेलीविजन में प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। टेलीविजन में प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। नेत्र से सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में इसका उपयोग किया जाता है। नेत्र पर रेटिना का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र रेटिना पर इसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर 2 प्रकार की कोशिकाएं, वही कोशिका क्षण कोशिका प्रकाश के लिए उत्तरदायी है और शंकु कोशिकाएं रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। परितारिका कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है। एक स्वस्थ मनुष्य का नेत्र लेंस अधिकतम अनंत नेत्र की दूरी बिंदु से लेकर न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन सकता है। आइरिस आंखों की पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष के कारण लेंस की गोलाई बढ़ जाना, फोकस लेंस की दूरी घट जाना। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस या ऋणात्मक क्षमता वाले लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमायोपिया में कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। दूरदृष्टि दोष के कारण लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। जरा दृष्टि दोष मुख्यतः वृद्ध अवस्था में होता है और इसमें सिलेरी पेशियों के लचक कम हो जाती है। इसमें एक्सिलरी पेशियों के होता है, एक्सिलरी पेशियों के लचक कम हो जाती है, जिसमें व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु देख पाता है ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकस लेंस, निचला भाग उत्तल लेंस और ऊपर का भाग अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकस लेंस में लेंस का निचला भाग उत्तल लेंस बना होता है और जो निकट दृष्टि दोष से सुगम बनता है। दृष्टिवैम्य या अबिंदुकता में नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है किंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता। इस दोष के कारण कॉर्निया का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इस दोष के निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है।
वर्धांतता, कलर ब्लाइंडनेस। इस दोष में मनुष्य की आंखों में सक्वा स्वर्गाकार कोशिकाओं में कमी होने के कारण मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। यह एक अनुवांशिक रोग है, वर्धांतता। कंजिटिवाइटिस जो होता है आंखों से संबंधित संक्रमण है। विद्युत धारा और चुंबकत्व। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक में विद्युत आवेग के बाहर किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि जिसका SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। इसमें 10⁻⁶ एम्पियर तक विद्युत धारा को मापा जा सकता है। गैल्वेनोमीटर। एक आदर्श अमीटर की प्रतिरोध शून्य होती है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम/1 सेकेंड होता है। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है V × I। विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम धनात्मक आवेश की एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं और यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक जूल/कूलम या वाट होता है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच की विभवांतर के अनुक्रमणपाती होती है। प्रतिरोध परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है और यह एक अदिश राशि इसका मात्रक ओम होता है और इसे R से सूचित करते हैं। प्रतिरोध चालक की लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिरोध चालक की लंबाई प्राकृतिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध रो का मात्रक ओम मीटर होता है। ताप बढ़ने पर चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम-1 सीमेन या मोह होता है। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं, जैसे मैग्नीज का तार। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उसे ओमीय चालक कहते हैं, जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध और ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को फिलामेंट कहते हैं। वे वस्तु जिनका चुंबकीय क्षेत्र में रखने की बाहर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकत्व उत्पन्न होता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, जैसे कि विस्मित, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, नमक, जस्ता, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। वे पदार्थ जो चुंबकीय की तरफ आकर्षित नहीं होते अनचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, कपड़ा, मैं और आप। लोह चुंबकीय पदार्थ को क्यूरी ताप से अधिक ताप पर गर्म करने पर अनचुंबकीय पदार्थ में बदला जाता है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात। उदाहरण लोहा और निकल के लिए क्यूरी ताप का मान 770 डिग्री सेल्सियस या 385 डिग्री सेल्सियस होता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है: ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक और चुंबकीय अनुमति। पृथ्वी तल में किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को द्विपादक कोण कहते हैं। वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व। लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 प्राकृतिक चुंबक है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह कोबाल्ट, लोहा, इस्पात आदि से बनता सकता है। ये विभिन्न आकर्षित होता है, जैसे छड़ चुंबक, डिस्क चुंबक, घुड़ाने चुंबक आदि। लोहे को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व के दो तत्वों को मिलने वाली रेखा को चुंबकत्व अक्ष कहते हैं। समान ध्रुव में प्राकर्षित और असमान ध्रुव में आकर्षित होता है। प्रतिकर्षक और असमान ध्रुव में आकर्षित होता है। यदि चुंबक के क्षैतिज तल में लटकने पर उसका ध्रुव सदैव उत्तर की दिशा की ओर और दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिणी दिशा की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की अदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन एम्पियर मीटर अथवा वेबर मीटर स्क्वायर या टेस्ला टी से जिसे व्यक्त करते हैं वो होता है। चुंबकीय बल रेखा वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का गुण, ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं तथा अर्थात बंद वक्र बनाती हैं। ऐसे इधर से ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये भी इधर से ऐसे ऐसे चलता रहेगा। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये रेखाएं एक दूसरे की लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षण करती हैं। ये रेखाएं जहां घनी होती है चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता अधिक तथा जहां विरल होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न होती है। इसमें बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के परिणाम क्षेत्र बल की दिशा में प्रदर्शित करती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का बल रेखा परस्पर समांतर होता है। खत्म हो गया क्या भाई? खत्म हो गया यार, वाह, खत्म कर दिया हम लोगों ने। तो भाई प्लीज़ आपसे लास्ट में 2 मिनट बात करना चाहूँगा। पहले तो सबसे बड़ी बात कि आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब और एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैं आने वाले टाइम में आपको इतना कंटेंट दे दूंगा कि आपका कोई जीके जीएस से कोई क्वेश्चन नहीं बचने वाला। करेंट अफेयर आपका एकदम तैयार रहेगा। हर महीने में करेंट अफेयर कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अभी इस महीने का करा रखा है, तुम चाहो तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लो, सब कुछ करा सका, थ्योरी, वन लाइनर और ऑप्शनल सब करा रखा है। और आने वाले टाइम में मैं थोड़ा सा अच्छे से करूँगा क्योंकि भाई अभी मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है। आज कितना तारीख है? आज कितना है भाई? 1 मिनट, टाइम का भी पता नहीं रहता मुझे। आज 24 है और मेरा जो पेपर है वो है 26 को। तो 26 को मुझे निकलना होगा, वहाँ मेरा पेपर है। हालांकि मैं ट्रेन में भी देख कोशिश करूँगा तो एक करेंट अफेयर की क्लास ले लूँगा जो वन लाइनर होगा जिसमें 400 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, तो मैं कोशिश करूँगा। तो ये सब चीज़ें मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बाद से हम लोग का क्या होगा? केमिस्ट्री होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ केमिस्ट्री का एक रिव्यू। तो भाई देखो यहाँ पे एक बार मैं दिखाता हूँ। हम लोग इतिहास पूरा 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर चुके हैं यार, पेज बाय पेज जो भी कह लो आप। उसके बाद से हम लोगों ने विश्व का भूगोल कंप्लीट किया। उसके बाद से भारत का भूगोल भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद से हमने राज्य व्यवस्था कंप्लीट किया। उसके बाद से हम लोग अर्थव्यवस्था कंप्लीट किया। और उसके बाद से आज हम लोगों का भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का होने वाला है रसायन विज्ञान, पदार्थ, उसकी प्रकृति, परमाणु संरचना, ऑक्सीकरण और अपचयन, संयोजकता, तत्वों की आवर्त वर्गीकरण और हाइड्रोजन और उसके यौगिक, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब हम चीज़ें क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे। इसके बाद से हम लोग का पर्यावरण जीव विज्ञान है, उसके बाद से पर्यावरण है। तो जीव विज्ञान थोड़ा लंबा होने वाला है, इसमें शायद 12 घंटे का भी क्लास आपको मैराथन मिल जाए। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़।